मैरिज को करने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स हैं मुस्लिम लॉ में निकाह को करने के लिए। सबसे पहली बात है कैपेसिटी टू मैरी। कैपेसिटी टू मैरी सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट में भी हम कैपेसिटी देखते थे, तो यहाँ पे जब मैरिज की कैपेसिटी देखते हैं तो दो चीज है कि एक तो जो पार्टीज है वो माइनर नहीं होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए। दूसरा साउंड माइंड होनी चाहिए। यहाँ पे भी हम वो कैपेसिटी देखते हैं। माइनर की एज कितनी होनी चाहिए? माइनर की एज, अब वो जब हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते थे तो वहां पे माइनर की जो एज होती थी वो एज होती थी जहां पे कोर्ट की तरफ से गार्जियन अपॉइंटेड होता है। जहां पे गार्जियन अपॉइंटेड है वहां पे एज ऑफ मेजोरिटी 21 होगी, अदरवाइज जो एज ऑफ मेजोरिटी है वो 18 ईयर्स है। लेकिन मुस्लिम लॉ में मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एज ऑफ मेजोरिटी है वो एज ऑफ पुबर्टी है। अब एज ऑफ पुबर्टी क्या है? एज ऑफ पुबर्टी का मतलब ये है कि जब लड़का और लड़की फिजिकल रिलेशन के लिए तैयार होते हैं तो वो एज ऑफ पुबर्टी है। तो एक जनरल एक्सेप्टेड एज जो मानी गई है वो है 15 ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ एज ऑफ पुबर्टी है 15 ईयर्स। तो जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो वो 15 ईयर्स एज ऑफ पुबर्टी होनी चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एज ऑफ पुबर्टी से पहले शादी नहीं हो सकती। मुस्लिम लॉ में एज ऑफ पुबर्टी से पहले जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, तो उसमें फादर, अगर फादर नहीं है तो ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर नहीं है तो ब्रदर, ब्रदर भी नहीं है तो फादर की तरफ से और रिलेशन जैसे चाचा वगैरह, वो भी नहीं है तो मदर, और मदर भी नहीं है तो मैटरनल ग्रैंडफादर, तो या ब्रदर मदर की। ये हिरार्की है कि सबसे पहले फादर, फिर ग्रैंडफादर, फिर आपका ब्रदर और अदर रिलेशन, देन मदर, एंड देन मदर के पेरेंट्स में से ग्रैंडफादर या और वो कर सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं। अगर बच्चा, जो लड़का लड़की जिनकी शादी होनी है वो एज ऑफ प्रॉपर्टी उन्होंने अटेन नहीं की गई है, 15 ईयर्स से कम है, तो ये कैपेसिटी है। इसमें भी कुछ चीजें हैं और चीजें डिस्कस करेंगे डिटेल में। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट जो मुस्लिम मैरिज में है वो है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। सबसे पहली चीज की प्रपोजल होगा, एक पार्टी, एक लड़का या लड़की प्रपोजल देगी, दूसरी तरफ से उसका एक्सेप्टेंस होगा। वो एक्सेप्टेंस जो होना चाहिए वो कंसेंट फ्री होनी चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि कंसेंट लड़की की फ्री होनी चाहिए। अगर वो फोर्सफुल है, जब हमने फ्री कंसेंट की बात की थी तो हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि कौन कौन से तरीके हैं जहां पे कंसेंट फ्री नहीं होती। कॉर्जन है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, मिस्टेक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तो उन सिचुएशन में कंसेंट को फ्री नहीं कहा जाता, और कंसेंट फ्री नहीं है तो मैरिज वॉइड नहीं, वैलिड नहीं होगी, वॉइड होगी। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया एज ऑफ पुबर्टी, तो एज ऑफ पुबर्टी से पहले गार्जियन कंसेंट दे सकते हैं। और एज ऑफ पुबर्टी के ऑप्शन पे जो हमने अभी डिस्कस किया था कि लड़की की कंसेंट नहीं थी, तो एज ऑफ पुबर्टी पे वो कंसेंट को डिनाई कर सकती है। मुस्लिम लोगों को हमने समझा था कि फादर या ग्रैंडफादर ने दिए तो वो डिनाई नहीं कर सकते लड़का लड़की, लेकिन फादर ग्रैंडफादर को छोड़ के किसी और ने की है तो कर सकते हैं डिनाई एज ऑफ पुबर्टी पे 15 ईयर अटेन करने के बाद। लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कंज्यूमेशन। कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज का मतलब होता है कि लड़का लड़की एक साथ रहने लगे हैं, उन्हें स्वीकार कर लिया, फिजिकल रिलेशन स्टैब्लिश हो गई। तो लड़की अगर कंज्यूमेट कर लेती है 15 ईयर्स के बाद, उसे एक्सेप्ट कर ली है तो बाद में वो डिनाई नहीं कर सकते। हालांकि इस चीज में कुछ चेंजेस, जैसे हमने कहा ग्रैंडफादर और फादर की जो वो था, ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टी का, डिनाई का, वो जब मुस्लिम डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट लेजिस्लेशन आया उसमें ये ऑप्शन दिया कि लड़की 15 से 18 साल के बीच में एज सून एज पॉसिबल अगर मैरिज कंज्यूमेट नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो डिनाई कर सकती है, चाहे फादर या ग्रैंडफादर ने भी उसके बिहाफ पे कंसेंट दी हो, तो वहां ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। नेक्स्ट होता है फ्री कंसेंट, हमने डिस्कस कर लिया। नो लीगल डिसेबिलिटी, तो ये मोटे मोटे तौर पे कैपेसिटी, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस हो गया, फ्री कंसेंट हो गया। मैरिज में इसमें एक एसेंशियल यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो है डावर, महर, जिसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर प्रपोजल है, महर है, एक्सेप्टेंस है इसका, और चौथी चीज हो गई विटनेस। सुन्नी लॉ में विटनेस चाहिए दो, और शिया लॉ में विटनेस नहीं चाहिए एट द टाइम ऑफ निकाह। तो सुन्नी लॉ में दो विटनेस चाहिए, उन दो विटनेस में से दो मेल विटनेस चाहिए, या फिर एक मेल और दो फीमेल विटनेस चाहिए एज पर सुन्नी लॉ।
शिया लॉ में निकाह के टाइम पे विटनेस की रिक्वायरमेंट नहीं। तो निकाह के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है ऑफर, एक्सेप्टेंस, डावर और विटनेस। अगर ये चीजें हैं तो और कुछ भी है या नहीं है वो मैटर नहीं करता। कैपेसिटी डेफिनेटली कंसेंट चाहिए, ऑफर एक्सेप्टेंस चाहिए, तो ये चीजें हमें निकाह के लिए मुस्लिम मैरिज में चाहिए। अब कुछ लीगल डिसेबिलिटी। लीगल डिसेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जिन हमने हिंदू लॉ में पढ़ा था सपिंडा रिलेशनशिप, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप पढ़ा था, जिनके बीच में शादी नहीं हो सकती, एज पर लॉ, एज पर रिलीजन, उनके बीच में शादी नहीं कराई जा सकती। तो ये जो लीगल डिसेबिलिटी है ये भी उसी चीज की बात करता है। और दो तरह की लीगल डिसेबिलिटी है, पहली है एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन और दूसरा है रिलेटिव प्रोहिबिशन। दोनों का डिफरेंस ये समझते हैं, जैसे कि वर्ड से इंडिकेट हो रहा है कि एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन का मतलब है कि अगर इन डिसेबिलिटी के होते हुए शादी होती है, निकाह होता है, तो वो मैरिज वॉइड होगी। वॉइड का मतलब उसकी वैधता है ही नहीं, वो वैलिड है ही नहीं मैरिज, उस मैरिज से कोई राइट या लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। रिलेटिव प्रोहिबिशन का मतलब है कि निकाह हुआ और ये कमियां रही तो मैरिज इररेगुलर रहेगी। इररेगुलर रहेगी मतलब कि अगर वो जो कमी है वो दूर हो गई तो मैरिज वैलिड हो जाएगी, अदरवाइज मैरिज इररेगुलर रहेगी और उस टाइम तक उतने राइट्स और लाइबिलिटीज अराइज नहीं होंगी। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन को समझते हैं पहले। पहला एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन होता है कंसैंग्यूनिटी। कंसैंग्यूनिटी को आप लिख सकते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में कंसैंग्यूनिटी आता है, यानी कि मान लीजिए लड़की की शादी करनी है, लड़के की शादी करनी है, तो लड़का अपनी मदर से शादी नहीं कर सकता, अपनी डॉटर से शादी नहीं कर सकता, अपनी ग्रैंड मदर से शादी नहीं कर सकता, जहां पे ब्लड रिलेशन आते हैं। अपनी फादर की सिस्टर से शादी नहीं कर सकता, मदर की सिस्टर से शादी नहीं कर सकता। तो ये वो कंसैंग्यूनिटी है जहां ब्लड रिलेशन आते हैं, जहां पे प्रोहिबिशन है कि वो दो लोग शादी नहीं कर सकते। सेकंड कंडीशन जो हमारी आती है वो एफिनिटी आती है। एफिनिटी का मतलब होता है क्लोज रिलेशनशिप। क्लोज रिलेशनशिप इस तरह की रिलेशनशिप की ब्लड रिलेशनशिप तो नहीं है लेकिन फिर भी उसमें शादी नहीं हो सकती। जैसे वाइफ की मदर से शादी नहीं हो सकती, चाहे ग्रैंड मदर हो। अपने बेटे की वाइफ से शादी नहीं हो सकती, फादर की वाइफ से शादी नहीं हो सकती, या वाइफ की डॉटर से शादी नहीं हो सकती। वाइफ के अगर सेकंड मैरिज से कोई डॉटर है उससे शादी नहीं हो सकती। तो कंसैंग्यूनिटी में ब्लड रिलेशन आते हैं और एफिनिटी में क्लोज रिलेशनशिप आते हैं। तीसरा आता है हमारा फोस्ट्रेज। फोस्ट्रेज का मतलब होता है, इसको आप कर सकते हैं रिलेशन बाय मिल्क। मान लीजिए दो लेडी हैं, एक फातिमा है और फातिमा का बेटा है। फातिमा का बेटा 1 साल ओल्ड है, 1 ईयर ओल्ड है, और वो उसको कहीं बाहर जाना है, वो अपनी फ्रेंड को नूरी या कोई और नाम ले रही, नूरी को दे देती है। नूरी भी प्रेग्नेंट है और नूरी का भी एक बच्चा है, लड़की है 1 साल की। तो फातिमा का जो बेटा है वो नूरी का दूध पीता है। अब वो जो रिलेशनशिप कंसैंग्यूनिटी आती थी फातिमा के रिलेशन में, वो बेटा जो फोस्टर है जिसका दूध पिया है वो भी मां माना जाएगा, जैसे कि ब्लड रिलेशन में माना गया है। उसी तरीके से जो दत्तक जो कहते हैं दूध वाली माँ है उसका भी माना जाएगा रिलेशन। तो वो सारी डिसेबिलिटी जो कंसैंग्यूनिटी में आती थी वो यहाँ पे फोस्टेज में भी आएगी। यानी कि वो अपनी बहन से शादी नहीं कर सकता, तो फॉस्ट्रेज में भी अपनी बहन से जो नूरी की बेटी है उससे भी शादी नहीं कर सकता, नूरी की माँ से भी शादी नहीं कर सकता। तो वो सारे रिलेशन जो लिमिटेशन प्रोहिबिशन कंसैंग्यूनिटी में था वही फॉस्ट्रेज में भी आ जाएगा। इसके अलावा हमारा होता है पॉलिएंड्री, यानी कि वाइफ के लिए, लड़की के लिए, लड़कों के लिए 4 शादी जायज है, लड़की के लिए एक शादी जायज है, कि लड़की एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकती। ये एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है। कंसैंग्यूनिटी ब्लड रिलेशन हो गया, एफिनिटी क्लोज रिलेशन हो गया, फर्स्ट मिल्क रिलेशन हो गया, और पॉलिंड्री हो गया वाइफ के लिए की सेकंड शादी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड ही शी कैन नॉट डू द सेकंड मैरिज। तो दूसरा है रिलेटिव प्रोहिबिशन।
रिलेटिव प्रोहिबिशन में पहला है अनलॉफुल कंजंक्शन। और अनलॉफुल कंजंक्शन मतलब होता है कनेक्शन जो दो चीजों को जोड़ता है, कंजंक्शन। तो ऐसे रिलेशन जो अगर डिफरेंट सेक्स के होते, यानी कि लड़का या लड़की होते, एक लड़का ऐसी दो लड़कियों से शादी नहीं कर सकता जो कि लड़का और लड़की होती तो आपस में शादी ना कर सकते होते। फॉर एग्जाम्पल, कंसेंग्युनिटी में एक भाई और दो बहनें हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। मान लीजिए ये रहीम है और ये है फातिमा और ये है नूरी। अब रहीम, ये दोनों बहनें हैं फातिमा और नूरी। तो रहीम शादी कर रहा है दोनों बहनों से। अगर हम ये अनलॉफुल कंजक्शन ना होता, प्री इस्लामिक पीरियड था, तो ये शादी हो सकती थी। लेकिन अब ये माना जाएगा कि अनलॉफुल कंजक्शन है, क्योंकि फातिमा नूरी में से अगर एक लड़का होता और एक लड़की होती तो ये दोनों आपस में शादी कर सकते थे। कंसेंगुनिटी की वजह से दो भाई बहन आपस में शादी नहीं कर सकते। तो रॉन्गफुल कंजक्शन भी यही कहता है कि रहीम एक साथ दो ऐसी लड़कियों से शादी नहीं कर सकता जो कंसेंगुनिटी, एफिनिटी या फोस्टेज से आपस में शादी नहीं कर सकते। मान लीजिए फातिमा से शादी करी, अब फातिमा की डेथ हो गई, अब वो नूरी से शादी कर रहा है, तो क्या ये हो सकती है? ये हो ये हो सकती है, क्योंकि एक साथ नहीं हो रही। उसकी वो या तो तलाक हो गया है या फिर उसकी डेथ हो गई है, मैरिज डिसॉल्व हो गई है, खत्म हो गई है, उसके बाद हो सकता है। तो जब तक फॉर एग्जांपल अब अनलॉफुल कंजक्शन है, हमने क्या कहा था, रिलेटिव प्रोहिबिशन में ये इररेगुलर होती है। यानी कि मान लो रहीम ने दोनों से एक साथ शादी कर ली, फातिमा से भी नूरी से भी, तो ये शादी इररेगुलर है, वैलिड नहीं है। लेकिन जैसे ही इनमें से किसी एक को उसने तलाक दिया या किसी एक की डेथ हुई, दूसरी मैरिज रेगुलर हो जाएगी। ये अनलॉफुल कंजक्शन है। दूसरा है पॉलीगेमी। जैसे वाइफ को एक ही शादी कर सकती है और एक शादी के दौरान वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। इसी तरीके से लड़का चार शादी के दौरान पांचवी शादी नहीं कर सकता। चार शादी में जो कुरान का हुक्म है, वो हुक्म ये है कि चारों बीवी वो ही आदमी चार शादी कर सकता है जो अपनी चारों बीवियों को इक्वल राइट्स और इक्वल ऑब्लिगेशन उनकी उठाए। अगर वो बराबर दर्जा उनका नहीं उठा सकता तो उसके लिए वो शादी हराम है, ऐसा कुरान में लिखा है। लेकिन अदरवाइज पांचवी शादी वो नहीं कर सकता। अगर पांचवी शादी करी तो वो इररेगुलर रहेगी। बाकी चार शादियों में से या तो कोई एक शादी की किसी की डेथ हो जाती है या तलाक हो जाता है। तो जैसे ही चीज होगी तो वो रेगुलर वैलिड शादी हो जाएगी। एब्सेंस ऑफ विटनेस एक रिक्वायरमेंट एज पर सुन्नी लॉ। इस चीज को समझें कि सुन्नी लॉ में विटनेस की रिक्वायरमेंट है। कितने विटनेस चाहिए? दो विटनेस चाहिए। दो विटनेस मेल होने चाहिए। अगर एक मेल है तो दो फीमेल हो सकती हैं या फिर दो मेल विटनेस। लेकिन शिया लॉ में निकाह के टाइम पे ये रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एब्सेंस ऑफ विटनेस एक मैरिज को इररेगुलर करता है। तीसरा, डिफरेंस ऑफ रिलीजन। डिफरेंस ऑफ रिलीजन में सुन्नी लॉ और शिया लॉ में डिफरेंस है। शिया लॉ में सुन्नी लॉ में तो आप तो मैरिज कर सकते हैं। आप किताबिया जो है रिलीजन है, जैसे आपका क्रिश्चियनिटी होगी, ज्यूज हो गई, उसमें सुन्नी मेल शादी कर सकता है। लेकिन जो फीमेल है वो नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती। अच्छा, चलो, नॉन मुस्लिम से अगर शादी करी तो वो इरेगुलर हुई। उसने अगर कन्वर्ट कर लिया मुस्लिम में तो वो वैलिड हो जाएगी। इसी तरीके से मेल ने अगर फायर वर्शिपर यानी कि हिंदुओं से शादी करी तो उस केस में इरेगुलर रहेगी। अगर वो कन्वर्ट हो गई तो रेगुलर हो जाएगी। लीगल डिसेबिलिटी में, अच्छा, एक और है, वो है आपका मैरिज ड्यूरिंग इद्दत। इद्दत क्या होता है? इद्दत वो पीरियड होता है जिस पीरियड में एक वुमन के प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं। तो शादी डिसॉल्व होने पे, चाहे डिवोर्स हो चाहे डेथ हो हस्बैंड की, तो एक इद्दत का पीरियड फॉलो करना होता है। उस इद्दत के पीरियड में शादी नहीं हो सकती, निकाह दूसरा नहीं हो सकता। अगर दूसरा निकाह होता है तो उसमें क्वेश्चन पैटर्निटी पे आ जाएगा कि बाद में जो बच्चा पैदा हुआ उसका फादर कौन है। तो उसकी वजह से ये रूल है इद्दत का कि डिवोर्स अगर हुआ है तो 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड वेट करना पड़ेगा, शादी से पहले, निकाह से पहले। और अगर डेथ हुई है तो 4 मंथ स्टैंड डेज, और वुमन अगर प्रेग्नेंट है तो उसकी डिलीवरी तक।
ये तीन कंडीशन है। सुन्नी लॉ में अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती तो मैरिज इरेगुलर होती है, लेकिन शिया लॉ में अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती तो मैरिज वॉइड हो जाती है। तो शिया लॉ इस केस में स्ट्रिक्ट है,